की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहली बार घर खरीदने वालों को बजट में बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन में राहत मिलेगी। फिलहाल होम लोन पर सालाना 2 लाख तक की ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। आपको याद दिला दें कि होम लोन की शुरुआती 5 साल तक की EMI में ब्याज का बड़ा हिस्सा होता है। तो अब आपको बताते हैं किस तरीके से आपको होम लोन में फायदा मिलने वाला। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि होम लोन में कैसे कैसे आपको फायदा मिलेगा। होम लोन के पूरे ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा आपको। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में घर खरीदने वालों को फायदा होगा। नई टैक्स छूट सिर्फ खुद के रहने वाले मकान पर मिलेगी। मेट्रो शहरों के लिए 50 लाख रुपए तक होम लोन, बाकी शहरों के लिए 40 लाख रुपए तक का होम लोन मिलेगा। अगर आप टीवी और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए सरकार बजट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की तैयारी कर रही है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ITA से जुड़े ज्यादातर आइटम्स पर सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने वाली है। तो आपको समझाते हैं कि क्यों सस्ते होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ITA से जुड़े आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 6% संभव। अभी गैजेट्स में इस्तेमाल होने वाले चिप पर 12% ड्यूटी है। ड्यूटी घटने से देश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो जाएंगे। लैपटॉप, डेस्कटॉप, LED जैसे प्रोडक्ट सस्ते होंगे। सोलर पावर से चलने वाले पंखे सस्ते हो जाएंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। गुलाबी नगरी में आज पैदल चाल प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। इस प्रतियोगिता को एथलीटों में रियो ओलंपिक के लिए जगह बनाने का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं राजस्थान की उम्मीद सपना पूनिया भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। जयपुर के GLN मार्ग पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो आपको बता दें, जो कांस्टेबल हैं सपना पूनिया, उनकी तारीफ पहले भी वसुंधरा राजे कर चुकी हैं और आज ये बड़ा आयोजन हो रहा है। जयपुर के GLN मार्ग पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और खास बात यह है कि राजस्थान की उम्मीद सपना पूनिया भी इस प्रतियोगिता में शामिल है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन चैंपियनशिप में देश भर से 128 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। 99 पुरुष और 29 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। आज पुरुषों की 50 किलोमीटर प्रतियोगिता का आयोजन है। कल महिला और पुरुष वर्ग में 20 किलोमीटर स्पर्धा का आयोजन हुआ था। राजधानी के GLN मार्ग पर यह प्रतियोगिता चल रही है। तो राजधानी के GLN मार्ग पर यह प्रतियोगिता चल रही है और खास बात यह है कि आज पुरुषों की 50 किलोमीटर प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। 99 पुरुष और 29 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा। आशुतोष, आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और आज पुरुषों की 50 किलोमीटर प्रतियोगिता का आयोजन है। क्या है खास आज और क्या कुछ दिख रहा है वहां पर? देखिए कमरुद्दीन, तीसरी राष्ट्रीय जो पैदल चाल प्रतियोगिता है उसका आज दूसरा दिन है जयपुर में। और आज की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग में 50 किलोमीटर की जो पैदल चाल प्रतियोगिता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 30 से ज्यादा
जो पुरुष प्रतिभागी हैं उसमें भाग ले रहे हैं। दूसरी बात, अंडर यानी कि 20 की उम्र के नीचे के जो बालक बालिकाएं हैं जो खेल में हिस्सा लेते हैं वो भी दौड़ रहे हैं। उनके लिए 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो तय किया गया है। 50 किलोमीटर के लिए मैं आपको बता दूं, एक बेहतरीन ट्रैक तैयार किया गया है जेएलएन मार्ग पे, जिस तरीके से कल तैयार किया गया था, और 25 जो चक्कर हैं वो इन तमाम प्रतियोगियों को काटने होंगे। आज न सपना पूनिया हिस्सा ले रही है और ना ही गुरमीत सिंह जो कि कल विजेता रहे थे, क्योंकि दोनों ने ओलंपिक को क्वालिफाई कर लिया। और ऐसे में किसी भी तरह की कोई जो रिस्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजरीज देखने को मिलती हैं, किसी तरह की बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन राजधानी के लिए एक बेहतरीन नजारा है और एक बेहतरीन आयोजन है कि राष्ट्रीय स्तर की इस तरह की प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। पुलिस से लेके तमाम उन खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका होता है जब इस तरह के आयोजनों को देख सकते हैं, वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के खेल में क्या क्या चीज जरूरी होती है। तो एक अपने आप में जयपुर के लिए बड़ा आयोजन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी देने के लिए। तो देश भर के 128 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष वर्ग के लिए खासतौर पर आज का ये जो पूरा प्रतिस्पर्धा है वो देखी जा सकती है। राजस्थान सरकार ने कई कंपनियों से 11,531 करोड़ रुपए के 51 MOU साइन किए हैं। इनमें कृषि, उद्योग, रीको, यूडीएच, खनन और पर्यटन विभाग शामिल हैं। रिसर्जेंट राजस्थान के बाद सरकार ने एक और बड़ा करार किया है। शनिवार को 51 नए MOU साइन किए गए हैं। ये MOU कृषि और पर्यटन के साथ ही खनन, यूडीएच, उद्योग और दूसरे क्षेत्रों में निवेश के लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताने के साथ ही उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। I am extremely pleased to tell you that today a total number of huge number 12,000 MOUs and tourism has obviously taken the cake over here. प्रदेश सरकार विकास को रफ्तार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि विभागों के लिए ये करार किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा MOU टूरिज्म सेक्टर में हुए, तो वही यूडीएच में 12, खनन क्षेत्र में 4, रीको में 7, उद्योग विभाग में 3 और कृषि क्षेत्र में 5 MOU हुए हैं। इनमें भी 5,000 करोड़ का निवेश खनन क्षेत्र में होगा। इन करार के जरिए 26,500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उद्योग मंत्री का दावा है कि निवेश के लिहाज से सबसे मुफीद जगह राजस्थान है। इन्वेस्टर्स है, उनके मन के अंदर एक पॉजिटिव भावना छा गई है कि ये सीएम जो है ये इनके कथनी करनी में फर्क नहीं होगा और ये बिजनेस को समझती हैं और उद्योग को ये प्रोत्साहन देंगी। ये कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ है ये मैं सोचता हूँ हमारा बहुत अच्छा है। कृषि मंत्री और खान राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए लगातार नए प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। 51 MOUs हुए हैं और कृषि पशुपालन विभाग में भी 5 कृषि विभाग में और एक डेयरी के क्षेत्र में MOU हुए हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे जो हम लोगों की रिसर्च और खुदाई वो चल रही है, PL और एक्सप्लोरेशन चल रहा है, उसमें राजस्थान को 1 नंबर राष्ट्र में लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई का होगा तो माइंस का होगा। अब इन करार के जमीन पे उतरने की बारी है, क्योंकि सरकार ने करोड़ों के करार तो कर लिए हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में पूरा कर पाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। कांग्रेस की अर्चना शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनावटी जीडीपी दिखाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रोजगार बढ़ाने, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था जनता से, उस कमिटमेंट में सिर्फ थोथी घोषणाएं हुई और सुपरफिशियल जीडीपी ग्रोथ दिखा करके जनता को भ्रमित करने का काम किया। तो हम अपेक्षा करते कम से कम इस बजट में एक ऐसी रूपरेखा सामने आए जो वास्तविकता में जनता की परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करे। जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ा देने से जनता की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। उधर बांसवाड़ा के बीजेपी विधायक धन सिंह रावत के स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से पार्टी का प्रचार नहीं करने पर स्कूटी वापस लेने के बयान पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्ट है और इसमें मामला दर्ज होना चाहिए।
का जो काम हुआ उसके धन सिंह रावत जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने स्कूटी वितरण के एक सरकारी कार्यक्रम में छात्राओं से कहा कि यदि तुमने पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं किया तो मैं स्कूटी वापस लूंगा और धमकी दी उनको। फिर सीधा एक अनलॉफुल प्रैक्टिस करने का मामला है जिसमें पॉलिटिकल रसूख का इस्तेमाल करके और जनता में दहशत फैलाना, उन्हें बाध्य करना कि पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। ये एक तरह से क्रिमिनल एक्ट है, इनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यदि अपने जनप्रतिनिधियों को ऐसा करने से नहीं रोकती तो सीधा तात्पर्य है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रश्रय में सारी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाए। 29 फरवरी को अरुण जेटली बजट का पिटारा खोलने वाले हैं। मोदी सरकार से दूसरे बजट से शिक्षा जगत को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस आम बजट से क्या है शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की आस, आइए देखते हैं। हर बार बजट में शिक्षा जगत का खास ध्यान रखा जाता है। इस बार भी शिक्षा क्षेत्र को बजट से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। शिक्षक संघ अरस्तु के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि शिक्षा की जीडीपी 3% से कम है, उसे बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में युद्ध स्तर पर भर्ती होनी चाहिए। हम शिक्षा के बारे में ये चाहते हैं, वर्तमान में जो स्थिति है आपको पता है भयावह स्थिति है, लेकिन आने वाले बजट में हम चाहते हैं शिक्षा मद पर कम से कम 6% जीडीपी का प्रावधान हो, जो वर्तमान में 3% से भी कम है। इस बार बजट में स्कूलों में सुविधाएं, शिक्षा में गुणवत्ता और दशा को सुधारने पर भी मांग तेज है कि आज हमारे एसएसए के शिक्षक 6 महीना वेतन पाते हैं और 6 महीने रोते रहते हैं। तो एक मुश्त बजट जारी किया जाए, शिक्षा का बजट को दुगना किया जाए और शिक्षकों को जापान की तरफ प्रोटोकॉल दिया जाए। जम्मू कश्मीर में जैसे शिक्षकों को अधिक वेतन और प्रोटोकॉल दिया गया वैसे प्रोटोकॉल दिया जाए। अरुण जेटली के बजट से इस बार छात्र संगठनों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। विद्यार्थी संगठनों का कहना है कि सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी भी प्रकार की भर्तियां नहीं हुई है, न नियुक्ति मिली है, ओनली भर्तियां की गई है, न उनका रिजल्ट आया अभी तक। प्रदेश में बहुत से शिक्षित बेरोजगार अभी निराश हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं इस बजट से कि अब की बार वसुंधरा सरकार छात्रों को निराश नहीं करेगी। वहीं शिक्षक 7वें वेतन आयोग को भी जल्द से जल्द लागू किए जाने की उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस बार बजट में इन सभी रिक्तियों को भरा जाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में पानी, बिजली सुविधाएं सहित अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में घोषणा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही इनकम टैक्स दायरे को बढ़ाने की मांग है। देखिए, सबसे पहली उम्मीद तो राज्य सरकार से जो नया वेतन आयोग की सिफारिशें आई हैं उनको उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। जो इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की मांग है कि स्कूलों में चाइल्ड केयर की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रसूता अवकाश में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार से इस बात को लेकर भी मांग की जा रही है कि शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए ताकि वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित कर सकें। मैं ये चाहती हूँ कि चाइल्ड केयर के लिए कुछ प्रबंध किए जाएं, स्कूल के आसपास चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षिकाएं अपने संतुष्ट होकर और अपने दिमाग को उधर न लगाकर शिक्षण कार्य में अच्छे से लगा सकें। अरुण जेटली के बजट का पिटारा खुलने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन शिक्षा जगत अभी से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रदेश सरकार के इरादों पर टोंक जिले के अधिकारी पानी फेर रहे हैं। टोंक के सरकारी आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने से शिक्षा की गुणवत्ता तो खराब हुई ही है, अब छात्राओं का भी इन आवासीय विद्यालयों से मोह भंग होने लगा है। टोंक के आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग नहीं होने से यहां शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। जिले के आला अधिकारियों की लापरवाही से इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाई है। निवाई के आवासीय विद्यालय में तो प्रधानाध्यापिका ही छात्राओं को पढ़ा रही हैं। प्रधानाध्यापिका ने जी मीडिया से बताया कि इस आवासीय विद्यालय में 325 छात्राएं हैं, लेकिन शिक्षकों के 12 पद रिक्त पड़े हैं। 3 नियुक्तियां हुई भी हैं, तो शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है।
यहाँ तकरीबन 350 लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती भी हैं, इसी विद्यालय में पढ़ भी रही हैं और वर्तमान में यहाँ 12 पद रिक्त हैं, जिसमें से 4 लोगों को तो डेपुटेशन पे लगाया हुआ है, तो अभी एट प्रेजेंट तो 8 पोस्ट यहाँ पे बिल्कुल वैकेंट है। यहाँ साइंस फैकल्टी चलती है, तो साइंस के लिए तो हम लोगों ने डेपुटेशन पे स्टाफ लगाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। बाकी यहाँ सब्जेक्ट वाइज एक पद पर 2 पोस्ट है दी हुई, तो वो सारे मतलब एक व्यक्ति कार्यरत है, दूसरी अभी पोस्ट वैकेंट है। निवाई के इस स्कूल की बदहाली से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा कितना खोखला है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। और चलिए अब आपको आज की 5 खबरें बताते हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। आज पीएम मोदी बोर्ड परीक्षार्थियों से मन की बात करेंगे। पीएम के साथ सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी आज बरेली में किसान स्वाभिमान रैली को संबोधित करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि सदन में स्मृति ईरानी को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। ईरानी के खिलाफ राज्यसभा में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, ये कांग्रेस कर रही है। चौथी बड़ी खबर, सीएम राजे आज स्वर लहरी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। और आखिरी बड़ी खबर यह है, आज फिर रिंग में उतरने जा रहे हैं द ग्रेट खली। देहरादून में ये मुकाबला होने वाला है। अस्पताल सब सरकारी, लेकिन रेट में जमीन आसमान का अंतर। कोटा के मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के मेडिकल कॉलेज के रेट में 20 गुना का अंतर है। कोटा में टेस्ट के लिए वसूले जा रहे हैं 20 गुना ज्यादा दाम। यह खुलासा हुआ है आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक। कोटा मेडिकल कॉलेज में उदयपुर मेडिकल कॉलेज से 20 गुना महंगी दरों पर एमआरआई जांच की जा रही है, वह भी तब जबकि कोटा में एमआरआई मशीन सरकार खुद चलाती है, जबकि उदयपुर में पीपीपी मोड पर मशीन संचालित है। दोनों मशीनें 1.5 टेस्ला की है। आरटीआई के तहत आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पीपीपी के तहत साल 2005 से संचालित एमआरआई की दरों की जानकारी ली तो इस बात का खुलासा हुआ कि कोटा में एमआरआई की दरें कई गुना ज्यादा हैं। लिहाजा संभागीय आयुक्त से एमआरआई की दरें कम करने की मांग की है। साथ ही एमआरआई जांच का काम 24 घंटे करने की मांग की गई है ताकि वेटिंग कम की जा सके। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के एमआरआई सेंटर का जब निरीक्षण किया तो पाया कि उदयपुर और मेडिकल कॉलेज कोटा की एमआरआई की जांच दरों में काफ़ी बड़ा अंतर है। ये अंतर कई में 2000 है, कई में 1500 है, कई में 1000 है। एमआरआई दरों में जमीन आसमान का फर्क है। कोटा में प्रोस्टेट की जांच 2000 रुपए में होती है तो उदयपुर में महज 100 रुपए में होती है। वहीं होल एब्डोमेन की जांच कोटा में 2800 रुपए तो उदयपुर में 1000 रुपए। लोअर एब्डोमेन की जांच का अंतर 1200 रुपए है। पेलिफ्स की जांच के लिए कोटा में 1400 रुपए लगते हैं जबकि उदयपुर में 800 रुपए। कोटा में ऑर्बिट की जांच 2000 रुपए और उदयपुर में 900 रुपए में होती है। मरीजों को पीएनएस की जांच के लिए कोटा में 700 रुपए ज्यादा देने होते हैं, वहीं वेनोग्राफी के लिए 900 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रेन का टेस्ट जहां कोटा में 3000 रुपए में होता है, वहीं उदयपुर में इस टेस्ट के लिए 1900 रुपए लगते हैं, यानी अंतर 1100 रुपए का है। सरकार के ही मेडिकल कॉलेजों में एक ही एमआरआई की रेट्स में इतना बड़ा अंतर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोटा। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आने वाले कल का सपना। जोधपुर के नन्हे वैज्ञानिकों को देखकर आप कहेंगे देश का भविष्य बेहतर हाथों में है। होनहार बीरबान के होठ चीकने पात। जोधपुर के इन नन्हे वैज्ञानिकों को देखकर तो ऐसा ही लगता है विज्ञान और इनोवेशन के जरिए ये नन्हे वैज्ञानिक कल होकर हिंदुस्तान की तकदीर बदलेंगे। इन नन्हे वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए हैं। आदर्श विद्या स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि पहली से 5वीं तक के ये बच्चे विज्ञान की अच्छी समझ रखते हैं और इनके हर मॉडल में विज्ञान का अच्छा इस्तेमाल है। आदर्श विद्या मंदिरों से आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चे और नन्हे मुन्ने भैया बहनों का यह शिशु वैज्ञानिक संगम यानी विज्ञान मेला यहाँ पर ब्रह्मपुरी आदर्श विद्या मंदिर परिसर में आयोजित हो रहा है और सभी विद्यालयों से कक्षा अरुण से लगाकर
छोटी सी उम्र में बच्चों ने बेहतरीन मॉडल बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो होनहार तो हैं ही, देश की तरक्की में भी भागीदार बनने वाले हैं। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर।